उनकी लिखी हुई अन्य रचनाओं के बारे में, उपन्यास के बारे में, व्यंग के बारे में, नाटक और कविताओं के बारे में। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है जयनंदन। हम आज विस्तार से कुछ उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कुछ महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स आप स्क्रीन पर देखें। ये चित्र है जब उन्हें कथाकार जयनंदन को श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो चित्र है जिसमें आज तक ने साहित्य गोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की थी और उसमें उन्हें बुलाया गया था। यह चित्र है जिसमें कथाकार काशीनाथ सिंह, मुद्रा राक्षस और संजीव के साथ अब जयनंदन को देख रहे हैं। यह चित्र है जब टाटा स्टील के वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कथाकार जयनंदन को सम्मानित किया। जयनंदन टाटा स्टील में काम करते हुए जो उनका दायित्व था, खास बात एक इंटरनल हाउस मैगजीन थी, उसका वो संपादन करते थे। उस पत्रिका के संपादन के लिए, श्रेष्ठ संपादन के लिए उन्हें होटल ताज में आमंत्रित किया गया था एवं अमीन सयानी के साथ जेनी साहब भी उस दौरान उपस्थित है। ये पुरस्कार के क्षण की तस्वीर है और इस तस्वीर में प्रोफेसर सी भास्कर राव चर्चित कथाकार जमशेदपुर के हैं, विजय शर्मा जो प्रसिद्ध आलोचक हैं वो जमशेदपुर के हैं, कथाकार जयनंदन के साथ है। 1991 में मिले भारतीय ज्ञानपीठ के युवा लेखन पुरस्कार से लेकर 2022 में मिले श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार तक जयनंदन आज भी सक्रिय लेखन कर रहे हैं। आइए हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। चर्चित कथाकार जयनंदन नवादा बिहार के मिल्की गांव के एक सीमांत किसान परिवार से आते हैं। बचपन से ही खेती किसानी के सारे पचड़ों, हल जोतना, लठा चलाना, बोझा ढोना आदि से इन्हें गुजरना पड़ा। पढ़ने में कुशाग्र थे, लिहाजा मैट्रिक पास होते ही टाटा स्टील में बतौर अप्रेंटिस चुन लिए गए। जयनंदन कहते हैं कि टाटा स्टील में काम करना जीवन का पहला रूपांतरण था, जब मैं गांव के खेतिहर मजदूर से कारखानिया मजदूर में तब्दील हो गया। अगले 20 वर्षों तक जयनंदन तेल ग्रीस के बीच सने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के लोहे छिलते रहे। गांव का अनुभव, सामाजिक समस्याओं और असमानताओं ने इनके भीतर काफ़ी शिकायतें पैदा कर दी, जिन्हें वे कारखाने से समय निकालकर कहानियों को लिखकर व्यक्त करने में लगाने लगे। इसी जुनून में उन्होंने टाटा स्टील में काम करते हुए इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की। जयनंदन कहते हैं कि शहर आने के बाद ही उन्हें भरपेट भोजन और पहनने के लिए कपड़े और पैरों को जूते नसीब हुए। कहानी लिखने का जुनून सबाब पर था, लेकिन दर्जनों कहानियों की संपादकों से वापसी, खेत सहित लौटे हुए पोस्टकार्ड के बाद पहली बार जयनंदन की कहानी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यिक पत्रिका सारिका में छपी। इसके बाद धर्मवीर भारती के संपादन में इनकी 3 कहानियां धर्मयुग में प्रकाशित हुई। इनकी अथक मेहनत का पहला रंग तब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ा जब श्रमेव जयते, जो भारतीय ज्ञानपीठ के युवा लेखन पुरस्कार में चयनित हुआ, भारत की 22 भाषाओं में जिस पे हम बात कर रहे थे, वो रातों रात एक कथाकार, एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। साहित्यिक मान्यताएं मिलने के बाद इनका तबादला मुख्य कारखाने टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में कर दिया गया, जहां इन्हें कंपनी की गृह पत्रिकाओं के संपादन की जिम्मेदारी दे दी गई। कंपनी में सेवा देते हुए भी इन्होंने साहित्य साधना में रत रहे और इनकी किताबें भारतीय ज्ञानपीठ, वाणी प्रकाशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, राजपाल, प्रलेख आदि बड़े प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई। इनकी अब तक 170 कहानियां, 22 कहानी संग्रह, सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो वत्स, दाल नहीं गलेगी अब, घर फूक तमाशा, सूखते स्रोत, गुहार, गांव की सिसकियां, भीतरघात, सेराज, बैंड बाजा, नेमुहा, गांव एवं मंत्री क्या बने लाट हो गए आदि में संकलित हैं। इनके लिखे कई नाटक विभिन्न शहरों में मंचित हुए, जिसमें नेपथ्य का मदारी, हमला, ठेंगा, हुक्म उदोली आदि शामिल है। इनकी अब तक 7 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। वे हैं श्रमेव जयते, सल्तनत को सुनो गांव वालों, ऐसी नगरिया में केही विधि रहना, विघटन, मिल्कियत की बागडोर, चौधराहट, रहमतों की बारिश, चिमनियों से लहू की गंध आदि। इनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, नेपाली, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि में हो चुका है। कथाकार जयनंदन को उनकी लेखकीय उपलब्धियों के लिए समय समय पर अनेक श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त होते रहे हैं।
जिनमें से प्रमुख है बिहार सरकार राजभाषा सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा बात कर चुके हैं हम, राधा कृष्ण पुरस्कार, विजय वर्मा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, झारखंड साहित्य सेवी सम्मान, स्वदेश प्रभाकर सम्मान, कथाक्रम सम्मान, और अभी जो 2022 में उन्हें मिला है श्रीलाल शुक्ल का साहित्य का बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। लगभग 65-67 साल की उम्र होगी उनकी। टाटा स्टील से रिटायर होकर के वो लगातार रचना कर्म में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में बतौर लेखक जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था वर्ष 1991, जिसमें रातों रात जयनंदन को कथाकार जयनंदन या उपन्यासकार जयनंदन बना दिया। ये वर्ष था जब भारतीय ज्ञानपीठ ने उन्हें उनके उपन्यास श्रमेव जयते के लिए पुरस्कृत किया था। थोड़ी सी आप विस्तार से जाने पहले कि ये पुरस्कार है क्या। भारतीय ज्ञानपीठ का युवा पुरस्कार वर्ष 1987 में भारतीय ज्ञानपीठ ने एक योजना शुरू की थी, युवा लेखन प्रोत्साहन योजना। भारतीय ज्ञानपीठ की शर्त थी कि वे सभी रचनाकार जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी और जिनकी कोई भी किताब पांडुलिपि छपी नहीं होगी, वो इस श्रृंखला में आवेदन कर सकते थे। भारतीय ज्ञानपीठ ने बाकायदा वर्षवार उन्होंने हर विधाओं का सुनिश्चित किया। जैसे उन्होंने 1987 में कहानी के क्षेत्र में पांडुलिपियों को आमंत्रित किया, 1988 में कविता के क्षेत्र में, 1989 में नाटक के क्षेत्र में, 1990 में व्यंग के क्षेत्र में और 1991 में उपन्यास के क्षेत्र में पांडुलिपियों को आमंत्रित। 87 में कहानी के क्षेत्र में श्रीमती रीता शुक्ल को पुरस्कृत किया गया, 1988 में कविता के क्षेत्र में श्री विनोद दास को स्वीकृत किया गया, 1989 में नाटक के क्षेत्र में विवेकानंद को, 90 में व्यंग में हरीश नवल को और 1991 में उपन्यास के क्षेत्र में श्री जयनंदन को। ये उपन्यास था श्रमेव जयते। यानी जब पुरस्कार की घोषणा होती है 1991 में और रातों रात जयनंदन, कथाकार जयनंदन, उपन्यासकार जयनंदन हो जाते हैं भारत में। तो चाहे तत्कालीन जो पत्रिकाएं थी, दिनबान, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, बहुत सारे जो हिंदी के अखबार थे, अगले दिन उसमें जयनंदन की तस्वीरों के साथ इस पुरस्कार की घोषणा की बातें छपी होती है और वो अचानक वो सबकी पहुंच के दायरे में आ जाते हैं और एक बड़ा सा नाम, एक स्थापित नाम हो जाता है। तब से लेकर के 1991 से आज 2025 का ये जो वक्त है, कभी रुके नहीं जयनंदन। उससे पहले भी वो लगातार लिखते रहे थे और आज भी बदस्तूर लिख रहे हैं और कमाल की पटकथाएं उनकी कहानियों में आप पाएंगे। ऐसी कहानियां जिनको पढ़ने के बाद कई बार आप में वो जोश पैदा होगा, कई बार उन संघर्षों को देख करके आपको क्षोभ पैदा होगा, क्रोध आएगा। बहुत सारी उनकी जो भाषाएं हैं, जो उनकी कहानियों की भाषा है, कथा शिल्प है, बिंब है, ये तमाम चीज़ें जो आप एक परिपक्व रूप में उनकी कहानियों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी रचनाएं सचमुच नायाब और बेमिसाल हैं। वो चाहे आर्थिक उदारीकरण का हो, भाषा प्रेम, राष्ट्रीय अस्मिता की कहानियां हो, सामाजिक चेतना पे हो, मध्यवर्गीय जीवन की हो, दलित निम्न वर्गीय हो, ग्राम जीवन हो, स्त्री अस्मिता हो या शोषण की कहानियां हो, सांप्रदायिकता हो या विसंगतियां, विडंबनाएं, भ्रूण हत्या, आदर्शवाद, जीवन का जीवन मूल्य, भूख, नक्सलवाद, राजनीतिक अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार जो जीवन में आते हैं, धार्मिक आडंबर, ढोंग इत्यादि बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिन पर जयनंदन ने अपनी कलम चलाई है। कथाकार जयनंदन उपभोक्तावादी संस्कृति में शहरी महानगरीय जीवन के उथल पुथल से गुजरते हुए समय के संक्रमण को पकड़ने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उपरोक्त कहानियों के माध्यम से कथाकार जयनंदन अपसंस्कृति के खिलाफ खड़े ही नहीं बल्कि संघर्षरत आम आदमी की चेतना को भी धार देते हैं। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आप चूंकि संयोग से मैंने उनकी समग्र रचनाओं पे मैंने शोध किया है, तो मैं अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति में हूं कि मैं कौन सी बातें कहां से शुरू करूं। विष्णु के चयन में भी जयनंदन की अति सजगता उन्हें लेखकों की पंक्ति से अलग स्थान देती है। राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता के संदर्भ में वे अति सिद्धांतवादी हैं।
जैसे एक कहानी उनकी है, मुझसे मेरा देश मत छीनो। में पावस और ध्वनि हिंदी लेखक हैं। ध्वनि अपनी बेटे के साथ अमेरिका चली जाती है। अंग्रेजी भाषा के प्रति उसकी जो बढ़ती रुझान और तत्क्षण ख्याति प्राप्त करने के लिए वो पावस से कहती है कि अमेरिका में उसकी प्रकाशक ने कहा है कि इंडिया के जो हास्यास्पद और चित्रता भरे जो फूहड़ और काले पक्ष हैं उन्हें ज़्यादा फोकस करो, उन्हें इंक्लूड करो। वहाँ का सेक्स, गरीबी, अंधविश्वास, आडंबर, छुआछूत, जादू, टोना, ओझा, डायन। $1,00,000 की अग्रिम रॉयल्टी पर अनुबंध हो गया है। अब मुझे अमेरिका बहुत अच्छा लग रहा है। सुनकर पावस तिलमिलाकर रह जाता है। पावस का टका सा जवाब ध्वनि जैसे कितनी ही आधुनिकताओं के खोखले वैचारिक स्तंभ को गिरा देता है कि मैं सिर्फ हिंदी में ही लिख सकता हूँ। हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान का एक सशक्त माध्यम भी है। जयनंदन की जो सामाजिक चेतना है एक विद्रोही और असंतुष्ट बुद्धिजीवी की सामाजिक चेतना है। अभी हम और भी आगे बातें कर रहे हैं। जयनंदन के जीवन के बारे में हम सबको जरूर जानना चाहिए। वो केवल रचनाकार नहीं है बल्कि एक बड़े ही जिद्दी किस्म के अनुशासित व्यक्ति भी हैं। संकल्पवान हैं और जिजीविषा से भरे हुए हैं। जुनून की कहानी सचमुच मुझे उनकी कई रचनाओं को पढ़ने के बाद भी मिलती है और व्यक्तिगत रूप से जब उनके जीवन को जब आप देखेंगे, उनका जीवन भी बहुत सामान्य नहीं रहा। बहुत अच्छी घटनाओं के साथ भी कुछ दुखद घटनाएं भी घटी। बहुत सुखद अनुभवों के साथ उनका जीवन चलता रहा है, लेकिन कुछ बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही दुखद घटनाएं भी जीवन में घटी हैं जिन्हें उनका या उनके परिवार का इस जीवन में भूल पाना बहुत कठिन है। वर्ष 1984 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। पूरे भारत में एक जो घटनाएं घट रही थी वो सबको पता है। जहां जहां भी सिख बहुल इलाके थे वहां दूसरे संप्रदायों के द्वारा जो घटनाएं घटी, मारकाट और हत्याओं के, जमशेदपुर भी इससे अछूता नहीं था। लोगों में एक भय था, डर था। इनके पड़ोसी बगलगीर ने अपने मकान में एक कुआं बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाया हुआ था जो कच्चा था। अपनी बेटी के साथ जयनंदन वहां बाहर आ रहे थे कहीं से और साइकिल समेत उस गड्ढे में वो गिर जाते हैं। बहुत आवाज लगाते हैं। पत्नी दौड़ करके आती है किसी तरह हाथ पकड़ करके और जयनंदन को खींचती है। जयनंदन बाहर तो निकल आते हैं लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी वो अपनी बेटी को निकाल नहीं पाते। भय और डर के माहौल में वह खुद जितना प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अपनी बड़ी बेटी अभिव्यंजना को वो नहीं बचा सके। यह भी उनके जीवन का एक ऐसा सच है, ऐसा दुखद पहलू है जिसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद उनके घर की स्थिति, घर में जो एक पत्नी का जो व्यवहार होता है, आक्रामक व्यवहार, वो भी उनको देखने को मिला। बट किसी तरीके से सबने संभाला। उनकी पत्नी ने भी अपने को संभाला। उसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं आज और सभी अपने पदों पे, बेहतरीन पदों पे, बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। सभी एक कुशल और सुखद जीवन जी रहे हैं। तो जयनंदन की जो कहानियां हैं, जो पटकथाएं हैं साथियों, ये कहानियां मैं कुछ कहानियों का पाठ यदि करूं तो लंबी होगी, इसलिए कहानियों का पाठ करना बड़ा कठिन होगा। लेकिन ये कहानियां आपको झकझोरती है। एक कहानी है सावधान, जरा धीरे जाए, पुल कमजोर है। यह जमशेदपुर की ही कहानी है और उस वक्त के धर्मयुग में ये कहानी छपी थी। जिस पुल से वो गुजरते हैं और उन्हें लगता है कि ये पुल तो बहुत कमजोर हो गया है, इस पुल का मरम्मत होना चाहिए, बट निगम क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। उन्हें लगता है कि इस पुल से उनके बच्चे या बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल बसों से वो अपने विद्यालय को जाते हैं, आर पार होते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, इस पार और उस पार होते हैं। कहीं ये पुल किसी दिन गिर गया तो क्या होगा। एक ऐसी मनोदशा से वो गुजरते हैं उस पुल को देख करके, तो उन्हें ख्याल आता है कि हम कैसे प्रशासन को जगाएं। तो उन्होंने एक
तख्ती लगा देते हैं उस पुल के किनारे, जहां से पुल शुरू होता है उसके किनारे एक तख्ती लगा देते हैं, सावधान पुल कमजोर है, धीरे जाएं। लेकिन इसके बाद जो उनका सोचना था कि प्रशासन उन्हें बुलाएगा और कहा ये किसने लगाया है और शाबाशी देगा या उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा कि आपने कम से कम ध्यान तो दिलाया, बल्कि उल्टे उन्हें प्रशासन द्वारा बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आप शहर के जो अन्य लोग हैं आप उन्हें भड़का रहे हैं, आप उन्हें उनके दिमाग में डर पैदा कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा इशारा केवल इतना ही है कि पुल कमज़ोर है और पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, पुल की मरम्मत की जानी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी कहानी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमारे बीच, यह एक बिंब है और एक बेहतरीन बिंब है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे बीच जो कुछ कमज़ोर पड़ रहा है उसे बनाने वाला कौन है। जो हमारे बीच हमारे रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर हो रही है उसके निर्माण करने वाला कौन है देखने वाला। तो एक इस तरह की कई कहानियां हैं। गोजर सिंह अमर रहे इस तरह की कहानी है। जो राजनीतिक का जो विद्रूप स्वरूप है वह आपको उस कहानी में दिखाई देगा। आपको ऐसी कहानियां इसमें हैं। टापू जैसी कहानी, एक आदर्शवादी जो कादम्बरी में छपी थी उस जमाने में, एक आदर्शवादी जो कहानी है, जो पिता जो है जिस मोहल्ले में रहते हैं और उसके सारे लोग चोरी से बिजली चलाते हैं, लेकिन वह बिजली के लिए आवेदन करते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि बिजली विभाग उनको सुन करके और उनके घर पे बिजली लगाएगा। लेकिन महीनों नहीं साल गुजर जाते हैं और पत्नी थक जाती है, कहती है, बार बार उलाहना देती है कि सारा मोहल्ला जला रहा है तब कोई बात नहीं है और आपको ये कौन सा आदर्श है जिससे कि हम अंधेरे में रोज रोटियां बनाते हैं और अंधेरे में रहते हैं और बाकी मोहल्ला देखिए किस तरह से जी रहा है। और वो कहते हैं कि मैं कल एक बार फिर मैं बिजली के दफ्तर जाऊंगा। और वो जब बिजली के दफ्तर से जब वो बाकायदा वो लेकर के आते हैं वो एक प्रमाण पत्र और उसकी रसीद कि आज वो तुम्हारे यहाँ बिजली का कनेक्शन देखो ये लग गया है, लेकिन वो घर पे आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी ने चोरी से बिजली का जो खंभे से तार है वो खींच लिया है। इस तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं, अद्भुत कहानियां हैं सामाजिक जीवन की। आप पढ़ें, आप सर्च करें, आप नेट पे जाएं, बहुत सारी उनकी किताबों के बारे में आपको दिखाई देगा और जनार्दन को पढ़ें और एक जो मैंने जो लिखा है कि आओ चलें पटकथाओं के साम्राज्य में, आपको महसूस होगा कि उनका पूरा साम्राज्य जो लेखन है वो पटकथाओं से भरा पड़ा है। धन्यवाद।